हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज का लेक्चर किस पर बेस हुआ? कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि आपने दो चार्ज लिया, एक है Q1 पॉजिटिव, ये Q1 पॉजिटिव है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज वो भी कैसा लिया है? पॉजिटिव, यानी कि दे आर द सिमिलर चार्जेस। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, और सपोज कर लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? अगर Q1 और Q2 दोनों सिमिलर चार्ज हैं, यानी कि दोनों के चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ही एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। और अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द लाइन, जिस लाइन से हम इन दोनों चार्ज को ऐड करते हैं या इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को दिखाते हैं, उसी लाइन के अलोंग ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्यों ऐसा रखा जाता है? क्योंकि कूलम्ब लॉ क्या है? एक सेंट्रल फोर्स होता है। कूलम्ब लॉ यानी कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कैसी फोर्स होती है? सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स मीन्स जिसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर। सो इसके अकॉर्डिंग Q2 ने अगर Q1 पे फोर्स लगाया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वेक्टर F। मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका? F। लेकिन 1 पे किसने फोर्स लगाया? 2 ने। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, हम क्या लिखेंगे? F12। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसे हम क्या लिखेंगे? F21। इसका मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑन 2 चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 चार्ज Q1, तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? F21। सो फोर्स की डायरेक्शन के लिए इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? 1 से 2 की तरफ है। इस फोर्स की जो डायरेक्शन है चार्ज Q1 से किधर है? चार्ज Q2 की तरफ है। सो इसका यूनिट वेक्टर क्या लिखी जाएगी? R12 क्या? और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? चार्ज Q2 से Q1 की साइड में है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? R21 क्या? लिसन वंस अगेन। F12 मीन्स फोर्स ऑन 1/2, यानी कि चार्ज Q1 पे किसने फोर्स लगाया? Q2 ने। तो फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी अलोंग द लाइन। फिर अगर चार्ज Q2 पे Q1 ने फोर्स लगाया है तो हम क्या लिखेंगे? 2/1। फोर्स ऑन 2 चार्ज Q1 क्या लिखेंगे? F21। डायरेक्शन किधर है इस फोर्स की? चार्ज Q1 से Q2 की तरफ है, तो डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे? 1-2 यूनिट लगा करके। और इसकी डायरेक्शन किधर है? 2 से 1 की तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे? 2-1। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ अगर इनके बीच में फोर्स हम स्टडी करते हैं तो सपोज करते हैं F12। सबसे पहले तो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये क्या हो गई? फोर्स की मैग्नीट्यूड हो गई। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक वेक्टर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड पार्ट और दूसरा पार्ट होता है उसके डायरेक्शन पार्ट को हम कहते हैं। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड पार्ट होगा। अब हम क्या लिखेंगे? डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स F12 का डायरेक्शन। तो F12 का डायरेक्शन कौन बता रहा है? F12 का डायरेक्शन R21 कैप। R21 कैप। ठीक इसी तरह से अगर हमें F21 को लिखा तो क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? R12 क्या? आप समझ रहे हैं? R12 का मीन्स ये हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है F21, और यह R21 कैप का मतलब फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में है।
अगर हम सभी जानते हैं कि हम लिख सकते हैं R21 कैप और R12 कैप, ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस साइन अप्लाई कर दिया। इस माइनस साइन के अप्लाई करने से फायदा क्या होगा, ये रिप्रेजेंट हो जाएगा कि F12 एंड F21 भी मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। आप देख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, and here also the magnitude will be 1/4πε0 Q1 Q2 by R square। ये दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन। इट मीन्स these two forces are equal in magnitude but opposite in direction। It means this law also verify Newton third law of motion, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी यह जो है न्यूटन थर्ड लॉ को वेरीफाई करता है। मोशन मीन्स ये हुआ कि अगर Q1 चार्ज फिक्स रखा जाएगा तो Q2 पे फोर्स लगा, ये मोशन कर जाएगा। उसी तरह से अगर Q2 को फिक्स रखते हैं तो ये Q1 जो है इस फोर्स से क्या करेगा, मोशन कर जाएगा। इस वजह से अगर हम R21 कैप is equal to, by definition हम किसकी बात करेंगे, by definition a unit vector can be written as R21 vector by magnitude of this vector। Here R21 is the displacement vector, here R21 is the displacement vector, okay। R21 is the displacement vector, means charge Q2 with respect to charge Q1। So Coulomb law in vector form, once again एक बार और ध्यान सुनेंगे। F12 means force on one charge Q2, F21 means force on 2 charge Q1। Here 21 R cap 21 is the unit vector, he decides the direction of the force। R21 unit vector R21 decides the direction of the force F12, and unit vector R12 decides the direction of the force F21। As per the direction of the unit vector, here we observe that unit vector R21 is equal to minus the unit vector R12। This concept utilized and we get F12 is equal to minus F21। This gives very important verification law for the Newton third law of motion, and according to motion, yeah, we can use the definition of unit vector. We can write R21 cap is equal to vector R21 by R21 of mod this। Here magnitude we can write be also R, because R is the magnitude of the distance between charge Q1 and Q2, okay। Now if we represent these two charges in the position vector form, if we represent these two charges in position vector form, so like that, suppose that in a space these two charges Q1 and Q2, and what is the location of these two charges, we can use the coordinate system x and y only।
the position vector of charge q1 is vector r1 and position vector of charge q2 is vector r2 and the distance between them is equal to r. But if q1 apply the force on q2, the direction of force is the f21. If q2 apply the force on q1, the direction is f12. And we use this displacement vector r21. Displacement vector r12. Okay. If we decide here, so now we can write like this using the vector law of addition. If we use the vector law of addition, so we can write. So listen here, we can decide. Okay, we can decide the position vector r12. Yeah, we can decide if we change the direction of this. If we change the position vector of q1 and q2, then the r1 and r2 also changes. Okay, so here the position vector we can write like this r21. This is the r21 is the displacement vector and r12 is also the displacement vector. Okay, so we can write here by using the vector law of addition. We can write like this. This is the vector, this is the arrow, this is the tail of this vector. So इस arrow के इस vector के head में इस displacement vector का ये क्या लग गया, tail लग गया. So इस तरह से ये हमारे पास r12 वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1. So like this we can use and we can change the position vector and displacement vector in Coulomb law. By how? कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? Okay, so we can use like this vector f12. If we write the vector f12 means 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, the distance between them, and the direction will be q2 from charge q2 to charge q1. We can write here charge q2 like this, and here we can change like this 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r cube and like this. हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर को एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्या कर दिया, चेंज कर दिया. ओके